हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द लीन स्टार्टअप बुक की, जिसे लिखा है एरिक रीज ने। जरा सोचिए, आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। आप सोचते हैं कि ये दुनिया बदल देगा। आप अपने सारे रिसोर्सेज, समय और एनर्जी लगा देते हैं। महीनों की मेहनत के बाद जब प्रोडक्ट तैयार होता है, आप उसे लॉन्च करते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। कस्टमर्स इग्नोर कर देते हैं और आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि हजारों स्टार्टअप्स की असली कहानी है। एरिक रीज इस किताब में कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि वे गलत डायरेक्शन में मेहनत कर बैठते हैं। वे सालों तक एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते रहते हैं जिसकी जरूरत किसी को नहीं होती। और यहीं पर आता है द लीन स्टार्टअप का तरीका। कम रिसोर्सेज में स्मार्ट तरीके से बिल्ड करना, जल्दी सीखना और फास्ट अडेप्ट करना। लीन स्टार्टअप अप्रोच सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछती है, क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं, बजाय इसके कि क्या हम प्रोडक्ट सही तरीके से बना रहे हैं। यानी फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर नहीं, बल्कि उस आइडिया की रियलिटी चेक पर होना चाहिए। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन एक एक्सपेरिमेंट फेल होने पर रुक जाते तो शायद बल्ब कभी इन्वेंट नहीं होता, लेकिन उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट को लर्निंग के रूप में लिया। यही प्रिंसिपल मॉडर्न स्टार्टअप्स पर भी लागू होता है। फेलियर से बचना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर जल्दी मूव करना ही सक्सेस का रास्ता है। एरिक रीज बताते हैं कि स्टार्टअप्स का असली स्ट्रेंथ उनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी है। बड़ी कंपनीज रिसोर्सेज के भरोसे टिकती हैं, लेकिन स्टार्टअप्स लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे जल्दी सीखते हैं और तेजी से बदलाव लाते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएं, एक्सपेरिमेंट करें, डाटा कलेक्ट करें और रियलिटी चेक लेते रहें। एक कहानी पर नजर डालते हैं। ड्रॉपबॉक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी फाइल शेयरिंग कंपनीज में से एक है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने सालों तक प्रोडक्ट बिल्ड करने की बजाय एक सिंपल वीडियो बनाया जिसमें प्रोडक्ट कैसे काम करेगा ये एक्सप्लेन किया गया। उस वीडियो से उन्हें हजारों साइनअप्स मिले और ये प्रूफ मिल गया कि लोग सच में इंटरेस्ट रखते हैं। यहीं से उन्होंने सही डायरेक्शन में रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना शुरू किया। यही है लीन स्टार्टअप की ताकत। लीन स्टार्टअप का कोर आइडिया ये है कि आप अजम्पशंस के आधार पर बिजनेस ना बनाएं। आप अजम्पशंस को टेस्ट करें, डाटा से वैलिडेट करें और फिर आगे बढ़ें। इससे रिस्क कम होता है और चांसेस ऑफ सक्सेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का पर्पस सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी नए प्रोजेक्ट, आइडिया या इनिशिएटिव को शुरू करना चाहता है, चाहे वो स्टार्टअप हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो या पर्सनल गोल। लीन स्टार्टअप का अप्रोच आपको सिखाता है कि कैसे रिसोर्सेज वेस्ट किए बिना तेजी से सीखें और ग्रो करें। और यही इनसाइट्स हम इस किताब से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। आने वाले 12 हिस्सों में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं, कैसे फीडबैक सबसे बड़ी ताकत है और कैसे फेलियर को सक्सेस का शॉर्टकट बनाया जा सकता है। ये सिर्फ एक मेथड नहीं है, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है जो आपको कंफर्ट जोन से निकालकर स्मार्ट और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए तैयार है। लेसन 1, स्टार्टअप माइंडसेट, अलग सोच की शुरुआत। एरिक राइज कहते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं होती, ये एक ऐसी संस्था है जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी में काम करती है। ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडसेट स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पर चलता है, जबकि स्टार्टअप माइंडसेट अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग पर। यही फर्क तय करता है कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन फेल। सोचिए, एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के पास रिसोर्सेज, ब्रांड वैल्यू और लॉयल कस्टमर्स होते हैं। वे सालों तक एक ही प्रोडक्ट या स्ट्रैटेजी पर टिक सकती हैं। लेकिन एक स्टार्टअप के पास ना रिसोर्सेज हैं, ना स्टेबिलिटी। उनके पास सिर्फ एक आइडिया और उसे रियलिटी में बदलने का सपना होता है। इसी वजह से उन्हें अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। एरिक राइज खुद अपने अनुभव से ये सीखते हैं। उन्होंने पहली कंपनी में ट्रेडिशनल तरीके से काम किया, सालों तक प्रोडक्ट बिल्ड किया, लेकिन जब मार्केट में लॉन्च किया तो कोई कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं था। ये पेनफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन यहीं से उन्हें क्लैरिटी मिली कि स्टार्टअप का काम अजम्पशंस पर टिके रहना नहीं, बल्कि अजम्पशंस को टेस्ट करना है। एक कहानी लीजिए। एक युवा एंटरप्रेन्योर को लगा कि लोग एक न्यू सोशल नेटवर्किंग ऐप को पसंद करेंगे। उसने महीनों तक कोडिंग की, डिजाइन पर काम किया और पूरी टीम बनाकर प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन यूजर्स हार्डली आए। रीजन सिंपल था, उसने कभी मार्केट से वैलिडेट ही नहीं किया कि लोग सच में ऐसे ऐप की जरूरत महसूस करते हैं या नहीं। अगर उसने पहले स्टार्टअप माइंडसेट अपनाया होता, छोटा प्रोटोटाइप बनाकर फीडबैक लिया होता, तो शायद रिसोर्सेज बच जाते और वो सही दिशा में आगे बढ़ता। स्टार्टअप माइंडसेट हमें 3 मेजर शिफ्ट सिखाता है। पहला, स्पीड ओवर परफेक्शन। स्टार्टअप का काम जल्दी सीखना है, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना नहीं। दूसरा, वैलिडेशन ओवर अजम्पशंस। आइडिया चाहे कितना भी अच्छा लगे, जब तक मार्केट उसे एक्सेप्ट ना करे वो बेकार है। तीसरा, अडेप्टेबिलिटी ओवर रिजिडिटी।
स्टार्टअप में फ्लेक्सिबिलिटी सक्सेस की सबसे बड़ी कंडीशन है। एरिक राइस लिखते हैं कि स्टार्टअप माइंडसेट सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी है। लाइफ के हर नए इनिशिएटिव, चाहे वो करियर चेंज हो, नया स्किल सीखना हो या पर्सनल प्रोजेक्ट, स्टार्टअप माइंडसेट से ही आप जल्दी सीख सकते हैं और फेलियर से बच सकते हैं। एक सटल ट्रूथ ये है कि स्टार्टअप माइंडसेट आपको सिर्फ बिजनेस सक्सेस नहीं देता बल्कि पर्सनल ग्रोथ भी देता है। ये आपको हम्बल बनाता है क्योंकि अजम्पशंस बार बार टूटते हैं। ये आपको रेजिलिएंट बनाता है क्योंकि हर फेलियर को फीडबैक मानना पड़ता है। और ये आपको क्यूरियस बनाता है क्योंकि हर दिन नए सवाल और नए आंसर्स लेकर आता है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि अगर हमें तेजी से बदलती दुनिया में सर्वाइव और थ्राइव करना है तो हमें ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग से हटकर स्टार्टअप माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। और यही माइंडसेट हमें आगे ले जाता है एक्सपेरिमेंटेशन की ओर, क्योंकि स्टार्टअप माइंडसेट का असली फाउंडेशन है लगातार एक्सपेरिमेंट्स करना और उनसे सीखना। लेसन 2, एक्सपेरिमेंटेशन, सक्सेस की असली कुंजी। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप्स अजम्पशंस पर नहीं, एक्सपेरिमेंट्स पर चलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ये मानकर चलता है कि मार्केट स्टेबल है और कस्टमर्स प्रिडिक्टेबल हैं। लेकिन स्टार्टअप की दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी है। यहाँ गेसवर्क काम नहीं करता। यहाँ हर अजम्पशन को टेस्ट करना पड़ता है। सोचिए, आपको लगता है कि लोग आपके नए प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। आप सालों तक मेहनत करके उसे बनाते हैं और फिर लॉन्च करते हैं। अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। यही गलती ज्यादातर स्टार्टअप्स करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन का मकसद ये है कि बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले छोटे छोटे टेस्ट्स करके ये पता लगाया जाए कि आइडिया सच में काम करेगा या नहीं। ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण लीजिए। फाउंडर्स ने पूरा प्रोडक्ट बनाने से पहले सिर्फ एक डेमो वीडियो बनाया। उस वीडियो में दिखाया गया कि प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। वीडियो वायरल हुआ और हजारों लोगों ने साइन अप किया। यह सिंपल एक्सपेरिमेंट प्रूफ था कि मार्केट में डिमांड है। इसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने प्रोडक्ट बिल्ड करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंटेशन 3 बड़े फायदे देता है। पहला, रिस्क कम करना। जब आप छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फेलियर की कॉस्ट कम होती है। दूसरा, स्पीड बढ़ाना। एक्सपेरिमेंट्स जल्दी फीडबैक देते हैं जिससे आप फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा, लर्निंग। हर एक्सपेरिमेंट रिजल्ट देता है। या तो आपका आइडिया वैलिडेट होता है या आप सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। दोनों ही वैल्यूएबल आउटकम्स हैं। एरिक रीस लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स का मतलब सिर्फ सर्वेज या क्वेश्चनेयर्स नहीं। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है रियल वर्ल्ड टेस्ट्स, जैसे प्रोटोटाइप बनाना, बीटा लॉन्च करना या लिमिटेड ऑडियंस के साथ ट्रायल करना। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक फैशन डिजाइनर को लगा कि लोग उसके नए क्लोथिंग लाइन को पसंद करेंगे। उसने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन शुरू करने की बजाय पहले सिर्फ 50 पीसीस बनाए और उन्हें लोकल मार्केट में लॉन्च किया। रिस्पॉन्स मिला कि डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं लेकिन प्राइस हाई है। इस फीडबैक के बाद उसने कॉस्ट कम करके प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया और बड़ी सक्सेस पाई। अगर उसने बिना एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्शन किया होता तो वो ह्यूज लॉसेस में चला जाता। एक सटल ट्रूथ ये है कि एक्सपेरिमेंट्स हमें अनकंफर्टेबल बनाते हैं क्योंकि वे हमारे अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट हमें रियलिटी से जोड़ता है और आगे का रास्ता दिखाता है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि स्टार्टअप सक्सेस का असली फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट्स है। एक्सपेरिमेंटेशन आपको रिस्क से बचाता है, स्पीड देता है और सबसे जरूरी लर्निंग देता है। और यही लर्निंग हमें आगे ले जाती है MVP की ओर, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का सबसे पावरफुल तरीका यही है। लेसन 3, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, टेस्टिंग का सबसे पावरफुल टूल। एरिक राइस बताते हैं कि स्टार्टअप सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब है ऐसा छोटा वर्जन ऑफ प्रोडक्ट जो मिनिमम फीचर्स के साथ जल्दी लॉन्च किया जा सके ताकि असली मार्केट से फीडबैक मिले। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सालों तक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं और लॉन्च के समय पता चलता है कि कस्टमर्स को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। सोचिए, अगर आप मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं तो फुल फ्लेज फीचर्स बिल्ड करने की बजाय बेसिक वर्जन बनाइए, उसे लिमिटेड ऑडियंस के साथ टेस्ट कीजिए। इससे आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि लोग उसे यूजफुल मानते हैं या नहीं। अगर आइडिया सही है तो आगे इंप्रूव कीजिए, अगर नहीं तो बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए पिवट कीजिए। ड्रॉपबॉक्स की सक्सेस स्टोरी यही दिखाती है। उन्होंने एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने से पहले सिर्फ एक सिंपल वीडियो रिलीज किया जिसमें बताया गया कि सर्विस कैसे काम करेगी। उस वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने साइन अप किया। ये उनका MVP था जो प्रोडक्ट के बिना ही डिमांड प्रूफ कर गया। MVP की 3 बड़े बेनिफिट्स हैं। पहला, स्पीड, आप जल्दी मार्केट में आते हैं और जल्दी फीडबैक लेते हैं।
दूसरा, रिसोर्स सेविंग, बिना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए आप आइडिया टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, लर्निंग, MVP से मिलने वाला फीडबैक आपको क्लियर डायरेक्शन देता है, क्या फीचर्स जरूरी हैं और क्या कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक बेकर सोचती थी कि लोग उसके ग्लूटेन फ्री केक्स पसंद करेंगे। उसने प्रोडक्शन यूनिट लगाने की बजाय पहले लोकल फार्मर्स मार्केट में 20 केक्स बेचे। रिस्पांस मिला कि केक्स पसंद तो आए, लेकिन फ्लेवर्स वैरायटी की कमी थी। अगले हफ्ते उसने नए फ्लेवर्स लॉन्च किए और डिमांड बढ़ गई। ये सिंपल MVP अप्रोच ने उसे सक्सेस दिलाई। एरिक राइस लिखते हैं कि MVP का मतलब चीप या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आप अननेसेसरी पॉलिश छोड़ दें और कोर वैल्यू टेस्ट करें। कस्टमर्स को ये दिखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। परफेक्ट पैकेजिंग या डेकोरेशन बाद में ऐड की जा सकती है। एक सटल ट्रूथ ये है कि MVP सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। ये हर आइडिया, हर इनिशिएटिव पर लागू होता है, चाहे वो बिजनेस हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो या पर्सनल गोल। आप स्मॉल वर्जन लॉन्च करके देख सकते हैं कि क्या ये सच में काम करता है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि MVP सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं, बल्कि स्टार्टअप सक्सेस का सबसे पावरफुल टूल है। ये आपको जल्दी सिखाता है, रिसोर्सेज बचाता है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। और MVP से शुरू हुई ये लर्निंग हमें आगे ले जाती है फीडबैक की ओर, क्योंकि प्रोडक्ट इंप्रूव करने और कस्टमर्स को विन करने का असली रास्ता फीडबैक से ही निकलता है। लेसन 4, कस्टमर फीडबैक, सक्सेस की असली कंपास। एरिक रीस कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा रिसोर्स उसके कस्टमर्स हैं, लेकिन अक्सर फाउंडर्स अपने आइडिया से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि वे फीडबैक इग्नोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें कस्टमर से बेटर पता है कि क्या चाहिए। यही गलती ज्यादातर स्टार्टअप्स को फेल कराती है। फीडबैक ही वो कंपास है जो सही डायरेक्शन दिखाता है। सोचिए, आपने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आपको लगता है कि यूजर्स को फैंसी फीचर्स पसंद आएंगे, लेकिन जब लोग ऐप इस्तेमाल करते हैं तो फीडबैक आता है कि डिजाइन कंफ्यूजिंग है और एक सिंपल सर्च फीचर मिसिंग है। अगर आप फीडबैक इग्नोर करेंगे तो यूजर्स छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट इंप्रूव करने का सही रोड मैप होगा। लेखक अपने अनुभव बताते हैं कि जब उन्होंने पहला स्टार्टअप लॉन्च किया था तो उन्होंने फीडबैक पर ध्यान नहीं दिया। रिजल्ट ये हुआ कि मंथ्स ऑफ हार्डवर्क वेस्ट हो गए। बाद में उन्होंने सीखा कि फीडबैक को अर्ली और लगातार लेना ही स्टार्टअप की जान है। एक इंस्पायरिंग कहानी लीजिए। एक स्मॉल फूड स्टार्टअप ने सोचा कि लोग ऑर्गेनिक स्नैक्स ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन जब उन्होंने सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो फीडबैक मिला कि टेस्ट ब्लैंड है। कंपनी ने तुरंत रेसिपी ट्वीक की और नए फ्लेवर्स ऐड किए। रिजल्ट ये हुआ कि उनकी सेल्स डबल हो गई। अगर उन्होंने फीडबैक इग्नोर किया होता तो बिजनेस वहीं खत्म हो जाता। फीडबैक 3 बड़े बेनिफिट्स देता है। पहला, क्लैरिटी। आपको अजम्पशन से नहीं, रियलिटी से पता चलता है कि कस्टमर सच में क्या चाहता है। दूसरा, ट्रस्ट बिल्डिंग। जब कस्टमर्स देखते हैं कि उनकी राय सुनी जा रही है तो लॉयल्टी बढ़ती है। तीसरा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। फीडबैक से प्रोडक्ट इवॉल्व होता है और मार्केट में रेलेवेंट बना रहता है। एरिक रीस लिखते हैं कि फीडबैक लेने का मतलब सिर्फ सर्वे भेजना नहीं है। असली फीडबैक तब आता है जब आप कस्टमर्स को ऑब्जर्व करते हैं। वे प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं, कहां स्ट्रगल करते हैं और किस फीचर को इग्नोर करते हैं। एक सटल ट्रूथ यह है कि नेगेटिव फीडबैक भी गिफ्ट है। यह पेनफुल लगता है, लेकिन यही आपको उन चीजों की ओर इशारा करता है जो काम नहीं कर रही हैं। पॉजिटिव फीडबैक ईगो को सेटिस्फाई करता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक डायरेक्शन देता है। तो यह हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि कस्टमर फीडबैक सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। यह हर स्टार्टअप की असली कंपास है जो बताती है कि किस डायरेक्शन में जाना है, और यही कंपास हमें आगे ले जाती है पिवट और परसिवियर के डिसीजन की ओर, क्योंकि फीडबैक के बाद असली सवाल यही होता है कि क्या हमें स्ट्रैटेजी बदलनी है या उसी पर टिके रहना है। लेसन 5, पिवट या परसिवियर, सही डिसीजन लेने की कला। एरिक राइस बताते हैं कि स्टार्टअप जर्नी का सबसे क्रिटिकल सवाल यह होता है, क्या हमें स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, पिवट, या उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए, परसिवियर। फीडबैक इस डिसीजन का सबसे बड़ा आधार है। सोचिए, आपने महीनों मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया है। लॉन्च के बाद कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन ग्रोथ स्लो है और फीडबैक मिक्स्ड है। अब आप 2 राहें पर हैं। क्या इसे रिफाइन करते रहें और उम्मीद करें कि धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, या फिर पूरी स्ट्रैटेजी बदलकर नए डायरेक्शन में जाएं? यही मोमेंट स्टार्टअप का फ्यूचर तय करता है। एरिक राइस लिखते हैं कि पिवट का मतलब फेलियर एक्सेप्ट करना नहीं, बल्कि स्मार्टली डायरेक्शन बदलना है।
ये वही प्रोसेस है जिसमें आप अपने कोर विजन को इंटैक्ट रखते हुए बाकी अप्रोच बदलते हैं। दूसरी तरफ परसिवियर का मतलब है एग्जिस्टिंग पाथ पर इंप्रूवमेंट्स करना और उसे रिफाइन करना। एक कहानी लीजिए। इंस्टाग्राम आज फोटो शेयरिंग जायंट है, लेकिन शुरुआत में ये बर्बन नाम का चेक इन ऐप था जो यूजर्स को लोकेशन शेयर करने देता था। फीडबैक मिला कि लोग चेक इन फीचर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, लेकिन फोटो शेयरिंग फीचर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। फाउंडर्स ने तुरंत पिवट किया। उन्होंने बाकी फीचर्स हटा दिए और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया। रिजल्ट, इंस्टाग्राम हिस्ट्री बन गया। पिवट और परसिवियर का फर्क 3 लेवल्स पर क्लियर होता है। पहला, डेटा। अगर डेटा बार बार दिखा रहा है कि कस्टमर्स कोर आइडिया से कनेक्ट नहीं हो रहे, तो पिवट जरूरी है। दूसरा, फीडबैक। अगर लोग बार बार एक ही प्रॉब्लम पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन बदलना होगा। तीसरा, ट्रैक्शन। अगर ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है और इंप्रूवमेंट्स के बावजूद स्टैग्नेंट है, तो पिवट ही बेटर चॉइस है। एरिक राइस ये भी बताते हैं कि पिवट करने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है मंथ्स या ईयर्स की मेहनत छोड़ना। लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं कि संक कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पोटेंशियल। एक रिलेटेबल कहानी और। एक स्टार्टअप ने सोचा था कि लोग उनके ऑनलाइन कुकिंग ट्यूटोरियल्स को पसंद करेंगे। लॉन्च के बाद पता चला कि लोग ट्यूटोरियल से ज्यादा इंटरेस्ट रेसिपीज और ग्रोसरी लिस्ट्स में दिखा रहे हैं। कंपनी ने तुरंत पिवट किया और रेसिपी प्लस ग्रोसरी ऐप बना दिया। रिजल्ट, उन्हें इन्वेस्टर्स और लाखों यूजर्स मिले। एक सटल इंसाइट ये है कि पिवट और परसिवियर का डिसीजन इमोशन से नहीं, डेटा से होना चाहिए। पैशन जरूरी है, लेकिन अगर पैशन आपको रियलिटी से ब्लाइंड कर रहा है, तो वो नुकसानदेह है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि पिवट और परसिवियर का डिसीजन ही स्टार्टअप का डेस्टिनी तय करता है। यही बैलेंस स्मार्ट फाउंडर्स को ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर से अलग करता है, और यही बैलेंस हमें आगे ले जाता है इनोवेशन अकाउंटिंग की ओर, क्योंकि डिसीजंस तभी इफेक्टिव होंगे जब आपके पास प्रोग्रेस को मेजर करने का सही तरीका हो। लेसन 6, इनोवेशन अकाउंटिंग, प्रोग्रेस को मेजर करने का नया तरीका। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे सक्सेस को वही मैट्रिक्स से मेजर करने की कोशिश करते हैं जो बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट या मार्केट शेयर। लेकिन स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत में ये नंबर्स मीनिंगफुल नहीं होते। अगर आप इन्हीं से सक्सेस मेजर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हैं। इसलिए स्टार्टअप्स को चाहिए इनोवेशन अकाउंटिंग, प्रोग्रेस को मेजर करने का एक नया तरीका। सोचिए, एक बच्चा चलना सीख रहा है। अगर आप उसकी प्रोग्रेस को इस बेसिस पर जज करेंगे कि वो मैराथन दौड़ सकता है या नहीं, तो ऑब्वियस है कि वो फेल है। लेकिन अगर आप ये देखें कि क्या वो पहले क्रॉल करता था और अब 1-2 कदम चलने लगा है, तो आपको उसकी असली ग्रोथ दिखेगी। यही प्रिंसिपल स्टार्टअप्स पर भी लागू होता है। एरिक रीस लिखते हैं कि इनोवेशन अकाउंटिंग 3 स्टेप्स पर चलता है। पहला, एस्टैब्लिश अ बेसलाइन। शुरुआत में यह पता लगाइए कि आपका प्रोडक्ट कितना काम कर रहा है। दूसरा, ट्यून द इंजन। एक्सपेरिमेंट्स और फीडबैक से प्रोडक्ट को इंप्रूव कीजिए। तीसरा, डिसाइड टू पिवट और परसिवियर। जब डेटा क्लियर हो जाए तो तय कीजिए कि आपको डायरेक्शन बदलनी है या उसी पर टिके रहना है। एक कहानी लीजिए। एक स्टार्टअप ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। शुरू में उनके पास सिर्फ 500 यूजर्स थे और रेवेन्यू नेग्लिजिबल था। अगर वे ट्रेडिशनल मैट्रिक्स देखते तो उन्हें लगता कि वो फेल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने इनोवेशन अकाउंटिंग अप्रोच अपनाई। उन्होंने देखा कि इनिशियल यूजर्स ऐप पर डेली 20 मिनट स्पेंड कर रहे हैं। ये एंगेजमेंट प्रूफ था कि ऐप में पोटेंशियल है। उन्होंने फीडबैक लेकर फीचर्स इंप्रूव किए और धीरे धीरे यूजर बेस बढ़ाकर लाखों तक पहुंचे। इनोवेशन अकाउंटिंग स्टार्टअप फाउंडर्स को क्लैरिटी देता है। ये उन्हें वैनिटी मैट्रिक्स जैसे डाउनलोड्स या लाइक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। इंस्टेड ये फोकस कराता है एक्शनेबल मैट्रिक्स पर, जैसे रिटेंशन रेट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। एक सटल ट्रूथ ये है कि नंबर्स खुद कुछ नहीं कहते। आपको सही सवाल पूछने पड़ते हैं। क्या यूजर्स बार बार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वे दूसरों को रेकमेंड कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट उनकी रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? यही सवाल प्रोग्रेस का असली मेजर है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि इनोवेशन अकाउंटिंग स्टार्टअप के लिए एक कंपस है। ये उन्हें दिखाता है कि वे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या उनकी एक्सपेरिमेंट्स सच में उन्हें ग्रोथ की ओर ले जा रही हैं। और यही कंपस हमें आगे ले जाता है बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल की ओर, क्योंकि इनोवेशन अकाउंटिंग तभी काम करता है जब आप लगातार बिल्ड करें, मेजर करें और सीखें। लेसन 7, बिल्ड, मेजर, लर्न, स्टार्टअप सक्सेस का रिलायबल फ्रेमवर्क।
एरिक राइस कहते हैं कि स्टार्टअप्स को केओस और अनसर्टेनिटी में काम करना पड़ता है, लेकिन इस केओस में क्लैरिटी लाने के लिए उनके पास एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है, बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल। यही वो प्रोसेस है जो आइडियाज को अजम्पशन से निकालकर रियलिटी में टेस्ट करता है और जल्दी से जल्दी लर्निंग देता है। सोचिए, आपके पास एक नया प्रोडक्ट आइडिया है। अगर आप उसे सालों तक पॉलिश करते रहें और फिर लॉन्च करें तो रिस्क बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप जल्दी से उसका MVP बिल्ड करते हैं, उसे मार्केट में डालते हैं, फीडबैक मेजर करते हैं और उससे सीखते हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्लियर कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं। यही है बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल। ये साइकिल 3 स्टेजेस में चलता है। पहला, बिल्ड। आइडिया को क्विकली प्रोटोटाइप या MVP में बदलें। परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। दूसरा, मेजर। मार्केट से डेटा और फीडबैक लीजिए। यूजर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहां स्ट्रगल कर रहे हैं और कौन सी चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। तीसरा, लर्न। फीडबैक से समझिए कि क्या आपको प्रोडक्ट को रिफाइन करना है या स्ट्रैटेजी बदलनी है। फिर इस लर्निंग को नेक्स्ट बिल्ड में यूज कीजिए। यह साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक कहानी लीजिए। एक स्टार्टअप ने लैंग्वेज लर्निंग ऐप लॉन्च करने का प्लान किया। अगर वे सालों तक परफेक्ट ऐप बनाते रहते तो शायद कभी लॉन्च नहीं कर पाते। इंस्टेड उन्होंने सिर्फ 5 बेसिक लेसन्स वाला MVP बिल्ड किया। लॉन्च के बाद उन्होंने मेजर किया कि लोग कहां ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कहां ऐप छोड़ रहे हैं। फीडबैक से उन्हें लर्न हुआ कि लोग छोटे इंटरैक्टिव गेम्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अगला वर्जन उसी लर्निंग पर बनाया और ऐप तेजी से पॉपुलर हो गया। बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, स्पीड। आप जल्दी लर्न करते हैं और जल्दी इंप्रूव करते हैं। दूसरा, रिस्क रिडक्शन। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से आप बड़े फेलियर से बचते हैं। तीसरा, डायरेक्शन क्लैरिटी। हर साइकिल आपको बताता है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। एरिक राइस लिखते हैं कि यह साइकिल सिर्फ स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल इसे अडॉप्ट कर सकता है, चाहे नया स्किल सीखना हो, करियर चेंज करना हो या पर्सनल गोल अचीव करना हो। बिल्ड, मेजर, लर्न अप्रोच आपको क्विकली अडॉप्ट करने और ग्रो करने में मदद करता है। एक सटल ट्रूथ है कि लर्निंग अजम्पशन से नहीं आती, बल्कि एक्शंस और फीडबैक से आती है। आइडियाज माइंड में क्लियर लग सकते हैं, लेकिन उनकी असली वैल्यू तब साबित होती है जब वे रियलिटी में टेस्ट होते हैं। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल स्टार्टअप सक्सेस का सबसे रिलायबल फ्रेमवर्क है। और यही साइकिल हमें आगे ले जाता है वैलिडेटेड लर्निंग की ओर, क्योंकि असली ग्रोथ अजम्पशन से नहीं बल्कि डेटा से वैलिडेटेड लर्निंग से होती है। लेसन 8, वैलिडेटेड लर्निंग, ग्रोथ का असली आधार। एरिक राइस कहते हैं कि स्टार्टअप्स का असली काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना या रेवेन्यू कमाना नहीं है। उनका असली काम है लर्निंग, और वो भी वैलिडेटेड लर्निंग। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है ऐसी सीख जो अजम्पशंस पर नहीं बल्कि रियल डेटा और एक्सपेरिमेंट्स से प्रूव हुई हो। सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि लोग आपके नए प्रोडक्ट को पसंद करेंगे तो ये सिर्फ अजम्पशन है। लेकिन जब आप MVP लॉन्च करके डेटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि 70% यूजर्स वापस आ रहे हैं, तो ये लर्निंग वैलिडेटेड हो जाती है। यही फर्क स्टार्टअप को गैसवर्क से निकालकर क्लैरिटी देता है। एरिक राइस अपने स्टार्टअप के शुरुआती अनुभव बताते हैं। उन्होंने पहले सिर्फ ये माना था कि लोग उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब रियलिटी में फीडबैक आया और डेटा ने उल्टा दिखाया, तब उन्हें समझ आया कि अजम्पशन कुछ और था, रियलिटी कुछ और। तब उन्होंने वैलिडेटेड लर्निंग अप्रोच अपनाई। अजम्पशंस को टेस्ट करो, डेटा से प्रूफ करो और फिर आगे बढ़ो। एक कहानी लीजिए। एक फाउंडर को लगा कि उसके फिटनेस ऐप में लोग एडवांस्ड वर्कआउट प्लान्स पसंद करेंगे। उसने जल्दी से एक MVP बना के लॉन्च कर दिया। फीडबैक मिला कि यूजर्स बेसिक वर्कआउट और डाइट ट्रैकिंग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवांस्ड प्लान्स हार्डली यूज हो रहे हैं। यही वैलिडेटेड लर्निंग थी। मार्केट की असली नीड बेसिक फीचर्स थी। उसने ऐप को उसी डायरेक्शन में ग्रो किया और सक्सेस पाई। वैलिडेटेड लर्निंग के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, क्लैरिटी। आपको अजम्पशंस पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि डेटा रियलिटी दिखाता है। दूसरा, एफिशिएंसी। रिसोर्सेज उस चीज पर इन्वेस्ट होते हैं जो सच में काम कर रही है। तीसरा, कॉन्फिडेंस। जब डिसीजंस डेटा बैक्ड होते हैं तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एरिक राइस लिखते हैं कि वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेना नहीं है। नेगेटिव रिजल्ट्स भी वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन काम नहीं कर रही। ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही स्टार्टअप को टाइम और मनी वेस्ट होने से बचाता है। एक सटल ट्रूथ ये है कि वैलिडेटेड लर्निंग सिर्फ स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है।
लाइफ में भी हम अजम्पशंस पर चलते हैं, जैसे ये जॉब मेरे लिए सही होगी, ये हैबिट मुझे खुश करेगी। लेकिन जब तक हम एक्शंस लेकर रियलिटी टेस्ट नहीं करते, ये सिर्फ गेसेस रहते हैं। वैलिडेटेड लर्निंग हमें सच का सामना कराती है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि वैलिडेटेड लर्निंग ही स्टार्टअप ग्रोथ का असली आधार है। ये लर्निंग आपको इल्यूजन से निकालकर रियलिटी की तरफ ले जाती है, और यही वैलिडेटेड लर्निंग हमें आगे ले जाती है एक्शनेबल मैट्रिक्स की ओर, क्योंकि लर्निंग तभी यूजफुल होती है जब उसे सही मैट्रिक्स से मेजर किया जाए। लेसन 9, एक्शनेबल मैट्रिक्स, असली प्रोग्रेस की मेजरमेंट। एरिक रीज बताते हैं कि स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वे अक्सर वैनिटी मैट्रिक्स पर डिपेंड करते हैं। वैनिटी मैट्रिक्स वो नंबर्स होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन असली ग्रोथ या सक्सेस नहीं दिखाते। इसके विपरीत एक्शनेबल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनसे क्लियर डिसीजंस लिए जा सकते हैं और जो प्रोग्रेस का असली पिक्चर दिखाते हैं। सोचिए, अगर कोई ऐप कहे कि उसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं तो ये इंप्रेसिव लगता है, लेकिन अगर उन यूजर्स में से सिर्फ 5% एक्टिव हैं तो क्या ये सच में सक्सेस है? यही है वैनिटी मैट्रिक्स की ट्रिक। ये आपको टेम्परेरीली खुश करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं देते। एक्शनेबल मैट्रिक्स इसके उलट होते हैं, जैसे रिटेंशन रेट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और कन्वर्जन रेट। ये आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट असल में काम कर रहा है या नहीं। एरिक रीज अपने एक्सपीरियंसेस में लिखते हैं कि उनकी पहली कंपनी वैनिटी मैट्रिक्स पर ओवर फोकस करती रही। प्रेस रिलीजेस और बिग नंबर्स अच्छे लगते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि कस्टमर्स प्रोडक्ट को बार बार यूज नहीं कर रहे थे। ये पेनफुल रियलाइजेशन थी। बाद में उन्होंने एक्शनेबल मैट्रिक्स पर फोकस किया और समझा कि असली प्रोग्रेस सिर्फ तब है जब कस्टमर्स प्रोडक्ट को वैल्यू देते हैं और उसे कंसिस्टेंटली यूज करते हैं। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक फैशन ई-कॉमर्स स्टार्टअप ने देखा कि उनकी वेबसाइट पर डेली 50,000 विजिटर्स आ रहे हैं। ये वैनिटी मैट्रिक था, लेकिन डीपर एनालिसिस से पता चला कि सिर्फ 500 लोग एक्चुअल परचेस कर रहे हैं। जब उन्होंने एक्शनेबल मैट्रिक्स जैसे परचेस कन्वर्जन रेट और रिपीट बायर्स ट्रैक करना शुरू किया, तब उन्हें क्लैरिटी मिली कि उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना होगा। रिजल्ट, सेल्स बढ़ी और बिजनेस स्टेबल हुआ। एक्शनेबल मैट्रिक्स 3 बड़े फायदे देते हैं। पहला, डिसीजन मेकिंग। ये आपको क्लियर बताते हैं कि किस फीचर को इंप्रूव करना है और किस स्ट्रैटेजी को छोड़ना है। दूसरा, फोकस। ये आपको शाइनी डिस्ट्रैक्शन से बचाकर रियल इंपैक्ट वाली चीजों पर फोकस कराते हैं। तीसरा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जब आप सही मैट्रिक्स ट्रैक करते हैं तो आप सस्टेनेबल प्रोग्रेस बिल्ड करते हैं। एक सटल ट्रूथ ये है कि हर नंबर मैट्रिक नहीं होता। मैट्रिक वही मीनिंगफुल है जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे। अगर डेटा देखकर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते तो वो वैनिटी है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि स्टार्टअप्स को हमेशा एक्शनेबल मैट्रिक्स पर डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि यही असली कंपास है जो उन्हें सस्टेनेबल सक्सेस की ओर ले जाता है। और एक्शनेबल मैट्रिक्स से मिली ये क्लैरिटी हमें आगे ले जाती है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की ओर, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस को सही तरीके से मेजर करते हैं तभी आप प्रोडक्ट को तेजी से अपडेट और इंप्रूव कर पाते हैं। लेसन 10, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की असली ताकत। एरिक रीज कहते हैं कि आज की फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पीड, और इस स्पीड को पॉसिबल बनाता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, यानी प्रोडक्ट को बार बार छोटे छोटे अपडेट्स के साथ रिलीज करना। ट्रेडिशनल कंपनी सालों तक परफेक्ट वर्जन लॉन्च करने का इंतजार करती हैं, लेकिन स्टार्टअप्स को चाहिए एजिलिटी, जल्दी बिल्ड करना, जल्दी लॉन्च करना और जल्दी सीखना। सोचिए, अगर कोई कंपनी साल भर बाद प्रोडक्ट लॉन्च करती है और मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनका पूरा साल वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही कंपनी हर हफ्ते या हर महीने छोटे अपडेट्स रिलीज करे तो वो लगातार फीडबैक ले सकती है और जल्दी सुधार कर सकती है। एरिक रीज अपने स्टार्टअप में बताते हैं कि उन्होंने कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट अडॉप्ट किया। पहले वे प्रोडक्ट अपडेट्स हर कुछ महीनों में रिलीज करते थे, जिससे फीडबैक डिले होता था। बाद में उन्होंने सिस्टम चेंज किया और डेली या वीकली छोटे अपडेट्स लॉन्च करने लगे। रिजल्ट, उन्हें तुरंत फीडबैक मिला, बग्स जल्दी फिक्स हुए और कस्टमर्स ज्यादा सेटिस्फाइड हुए। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक मोबाइल गेमिंग कंपनी ने शुरुआत में साल भर मेहनत करके परफेक्ट गेम लॉन्च किया। रिजल्ट, लॉन्च के बाद यूजर्स ने कंप्लेन किया कि कंट्रोल्स खराब हैं। कंपनी को फिर से मंथ्स लगे सुधार करने में। दूसरी तरफ एक छोटी गेमिंग कंपनी ने हर हफ्ते बीटा वर्जन अपडेट किया।
यूजर्स ने तुरंत फीडबैक दिया और डेवलपर्स ने तुरंत इंप्रूवमेंट्स किए। लॉन्च के समय गेम पॉलिश्ड और पॉपुलर था। यही कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की ताकत है। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट 3 बड़े फायदे देता है। पहला, स्पीड ऑफ लर्निंग, आप जल्दी मिस्टेक्स पकड़ते हैं और जल्दी करेक्ट करते हैं। दूसरा, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, यूजर्स को लगता है कि उनकी फीडबैक तुरंत सुनी जा रही है। तीसरा, रिस्क रिडक्शन, बड़े फेलियर्स के बजाय आप छोटे और मैनेजेबल इश्यूज फेस करते हैं। एरिक रीस लिखते हैं कि कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का मतलब केयरलेस लॉन्च करना नहीं है। इसका मतलब है छोटे कंट्रोल्ड अपडेट्स करना और उन्हें तुरंत टेस्ट करना। यह सिस्टम आपके प्रोडक्ट को लगातार इवॉल्व करता है और मार्केट के साथ सिंक में रखता है। एक सटल ट्रूथ यह है कि परफेक्शन इल्यूजन है। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, कस्टमर्स की नीड्स इवॉल्व होती रहेंगी। अगर आप परफेक्ट का इंतजार करेंगे तो शायद कभी लॉन्च ही ना कर पाएं। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट आपको इम्परफेक्ट एक्शन से परफेक्ट डायरेक्शन तक पहुंचने का रास्ता देता है। तो यह हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट स्टार्टअप की असली ताकत है। ये उन्हें स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कांस्टेंट लर्निंग देता है। और यही स्पीड हमें आगे ले जाती है लीन थिंकिंग की ओर, क्योंकि स्पीड और लर्निंग तभी वैल्यूएबल है जब आप वेस्ट एलिमिनेट करके सिर्फ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। लेसन 11, लीन थिंकिंग, वेस्ट हटाकर वैल्यू पर फोकस। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा एनिमी है वेस्ट, यानी ऐसी चीजें जिनमें समय, पैसा और एनर्जी तो लगती है लेकिन कस्टमर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं बनाती। लीन थिंकिंग का मतलब है हर एक्टिविटी को स्क्रूटिनाइज करना और ये पूछना कि क्या ये सच में कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। सोचिए, अगर आपकी टीम महीनों तक एक फैंसी फीचर पर काम करे लेकिन कस्टमर्स उसे यूज ही ना करें तो ये प्योर वेस्ट है। रिसोर्सेज, एफर्ट्स और टाइम सब बर्बाद हो जाते हैं। लीन थिंकिंग स्टार्टअप को इस ट्रैप से बचाती है। एरिक रीस लिखते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती वेंचर्स में देखा कि टीम्स अक्सर ऐसे काम में बिजी रहती हैं जो इंप्रेसिव दिखते हैं लेकिन कस्टमर्स को इंपैक्ट नहीं करते। बाद में उन्होंने महसूस किया कि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट बढ़ाना नहीं है बल्कि वैल्यू बढ़ाना है। एक रिलेटेबल कहानी लीजिए। एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप ने सोचा कि उनकी वेबसाइट पर एनिमेशन और ग्राफिक्स यूजर्स को अट्रैक्ट करेंगे। उन्होंने हफ्तों इस फीचर पर काम किया। लॉन्च के बाद पता चला कि यूजर्स को स्पीड स्लो लग रही है और वो इस साइट छोड़ रहे हैं। असल में यूजर्स को चाहिए था फास्ट एंड सिंपल इंटरफेस, न कि फ्लैशी ग्राफिक्स। जब स्टार्टअप ने एनिमेशंस हटा के साइट सिंपल और फास्ट की, सेल्स 2 गुनी हो गई। यही है लीन थिंकिंग, वेस्ट हटाकर रियल वैल्यू पर फोकस करना। लीन थिंकिंग 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। पहला, वैल्यू आइडेंटिफिकेशन, जानिए कि कस्टमर वास्तव में किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा, वेस्ट एलिमिनेशन, उन एक्टिविटीज को हटाइए जिनसे कोई इंपैक्ट नहीं है। तीसरा, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलरली प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स को रिफाइन कीजिए। एरिक रीस लिखते हैं कि लीन थिंकिंग सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में होना चाहिए। मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेसी भी वेस्ट हो सकते हैं। स्टार्टअप को लीन तभी कहा जाएगा जब हर एक्शन का क्लियर लिंक कस्टमर वैल्यू से जुड़ा हो। एक सटल ट्रूथ यह है कि कभी-कभी वेस्ट अट्रैक्टिव लगता है, जैसे फैंसी ऑफिस, बिग लॉन्चेस या अननेसेसरी फीचर्स, लेकिन असली स्ट्रेंथ सिंप्लिसिटी और फोकस में है। जो स्टार्टअप्स इस ट्रूथ को समझ जाते हैं वही रिसोर्सेज बचाकर सस्टेनेबल ग्रोथ पाते हैं। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि लीन थिंकिंग स्टार्टअप के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि सर्वाइवल टूल है। ये उन्हें वेस्ट से बचाता है और डायरेक्ट वैल्यू पर फोकस कराता है। और लीन थिंकिंग की यही क्लैरिटी हमें आगे ले जाती है सस्टेनेबल बिजनेस की ओर, क्योंकि स्टार्टअप की जर्नी का अल्टीमेट गोल सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और स्टेबिलिटी है। लेसन 12, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की असली जीत। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप का अल्टीमेट मिशन सिर्फ फास्ट ग्रोथ नहीं होना चाहिए। फास्ट ग्रोथ एक्साइटिंग जरूर लगती है, लेकिन अगर बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है तो ये ग्रोथ जल्दी कोलैप्स हो जाती है। असली जीत तब है जब आप ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो टाइम की कसौटी पर खरा उतर सके और कस्टमर्स को लगातार वैल्यू देता रहे। सोचिए, कितनी कंपनीज ओवरनाइट पॉपुलर हुई लेकिन कुछ ही सालों में गायब हो गईं। रीजन सिंपल था, उनका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप पर था, सस्टेनेबल मॉडल पर नहीं। दूसरी तरफ Amazon या एप्पल जैसी कंपनीज ने धीरे धीरे बिल्ड किया, फीडबैक लिया और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ग्रो किया। रिजल्ट ये है कि आज वे सिर्फ कंपनीज नहीं
बल्कि इकोसिस्टम्स बन चुकी हैं। एरिक रीज अपने अनुभव से बताते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के लिए 3 चीजें क्रिटिकल हैं। पहला, कस्टमर लॉयल्टी। अगर कस्टमर्स बार बार वापस आते हैं और आपके प्रोडक्ट को दूसरों को रिकमेंड करते हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। दूसरा, फाइनेंशियल हेल्थ। स्टार्टअप को सिर्फ फंडिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि इवेंचुअली खुद रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। तीसरा, अडेप्टेबिलिटी। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। सस्टेनेबल स्टार्टअप्स वे हैं जो लगातार अडेप्ट करते हैं और खुद को रेलेवेंट रखते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी लीजिए। एक हेल्थ टेक स्टार्टअप ने शुरुआत में बहुत हाइप क्रिएट किया और इन्वेस्टर से बड़ा फंड रेज किया, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा था। रिजल्ट, कुछ सालों में कंपनी ने कोलैप्स कर दिया। दूसरी तरफ एक छोटा एड टेक स्टार्टअप स्टेडी पेस से ग्रो हुआ। उन्होंने पहले लिमिटेड ऑडियंस को सर्व किया, रेवेन्यू जनरेट किया और धीरे धीरे स्केल किया। आज वो कंपनी सस्टेनेबल मॉडल पर लाखों स्टूडेंट्स को सर्व कर रही है। एरिक रीज लिखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं, बल्कि इंटरनल कल्चर का भी हिस्सा है। अगर आपकी टीम बर्नआउट हो रही है, अगर प्रोसेसेस केओस क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टार्टअप बाहर से सक्सेसफुल दिख सकता है, लेकिन अंदर से हॉलो होगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए हेल्दी कल्चर और बैलेंस्ड ग्रोथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक सटल ट्रूथ ये है कि सस्टेनेबिलिटी बोरिंग नहीं है, बल्कि इंस्पायरिंग है। ये दिखाता है कि आपने ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जो समय के साथ वैल्यू देता रहेगा। यही असली लेगेसी है। तो ये हिस्सा हमें क्लैरिटी देता है कि स्टार्टअप का अल्टीमेट गोल सिर्फ ग्रोथ चार्ट्स या फंडिंग राउंड्स नहीं होना चाहिए। असली सफलता वो है जब आपका वर्क लोगों की लाइफ में रियल और लास्टिंग डिफरेंस लाए। और यहीं पर द लीन स्टार्टअप का संदेश पूरा होता है कि अजम्पशन से निकलकर एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग और सस्टेनेबिलिटी की ओर जाना ही एंटरप्रेन्योरशिप का असली रास्ता है। कंक्लूजन, लीन थिंकिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। द लीन स्टार्टअप हमें यह सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता गेस वर्क या ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, बल्कि लगातार लर्निंग और अडेप्टेशन से बनता है। एरिक रीज हमें दिखाते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक सोच है, एक माइंडसेट। ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके, सही फीडबैक लेकर और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेकर हम अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इस किताब का कोर संदेश ये है कि परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए, टेस्ट कीजिए और लर्न कीजिए। चाहे वो बिजनेस आइडिया हो, पर्सनल गोल हो या कोई नया प्रोजेक्ट, लीन स्टार्टअप अप्रोच से आप वेस्ट कम करेंगे और ग्रोथ जल्दी पाएंगे। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी के हर नए स्टेप को इसी तरह ट्रीट करें जैसे स्टार्टअप ट्रीट करता है, तो आप कितनी जल्दी सीखेंगे और कितनी गलतियों से बच पाएंगे। हर फेलियर आपको पीछे नहीं धकेलेगा, बल्कि एक नया रास्ता दिखाएगा। यही है वैलिडेटेड लर्निंग की ताकत। तो दोस्तों, अब वक्त है इस सोच को अपनी लाइफ और वर्क में अपनाने का। छोटे कदम उठाइए, जल्दी एक्सपेरिमेंट्स कीजिए और डेटा से सीखते रहिए। यही अप्रोच आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बल्कि एक स्मार्टर और अडेप्टिव इंसान बनाएगी। अगर ये समरी आपको इंसाइटफुल लगी हो तो स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की सोलफुल समरीज लाते हैं जो आपकी सोच को शार्पन करेंगी और आपको पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाएंगी। याद रखिए, ग्रेट कंपनीज आइडियाज से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और राइट प्रोसेस से बनती हैं, और यही प्रोसेस हर किसी को मास्टर करना चाहिए।